दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दोस्तों एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसी तरह से दोस्तों सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में दोस्तों मिलाकर 10+ बार कम से कम पूछा गया क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में दोस्तों 2019 के बाद से ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों पूरा वीडियो तो में बने रहेगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि दोस्तों ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी हुआ मतलब रेलवे के लिए, आरआरबी में जितना भी एग्जाम है उन सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन वरदान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रकाश के परिकिरण से रिलेटेड जितना भी है, प्रकाश का परिकिरण और प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर पूरा आप लोग डिटेल में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है पूरा डिटेल के साथ। तो दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन से प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परिकिरण से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इस सिंगल क्वेश्चन से आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के परिकिरण की घटना, जो प्रकाश का परिकिरण होता है उस घटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। मतलब इसमें कौन सा है जहाँ पर प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना। सूर्योदय होगा या फिर सूर्यास्त सूर्योदय या फिर सूर्यास्त, इन दोनों के समय पर सूर्य का लाल होना कैसा अपवर्तन है, कैसा क्रिया है, ये हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण क्रिया है। ये तो दोस्तों ये प्रकाश का परिकिरण है। खतरों के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, ये भी दोस्तों प्रकाश के परिकिरण की घटना है। तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग दिखाई देना, ये भी दोस्तों प्रकाश के परिकिरण की घटना है। तारों का टिमटिमाना जो है दोस्तों ये कैसी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना ये हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का तारों का टिमटिमाना कैसा घटना है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। इसका पूर्ण रूप से डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। परिकिरण क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है तारों के प्रकाश में के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के परिकिरण की परिघटना का उपयोग करते हैं। मतलब जो ऑप्शंस थे उनमें से बोला गया है प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना होता है, और जो सभी 3 ऑप्शंस थे वो प्रकाश के परिकिरण पर बेस्ड थे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, परिभाषा यहाँ पर दिया गया है दोनों का। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम मान लीजिए हवा है, दूसरा माध्यम कांच या पानी है, में प्रवेश करती है, तिरछी प्रवेश करती है, तो उसकी गति में परिवर्तन के कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहाँ कहाँ पर देखा जा सकता है, मान लीजिए दोस्तों पानी में कोई डूबी क्षण है, उसको टेढ़ा आप लोगों को दिखाई देता है, प्रैक्टिकल में देखे होंगे कभी भी, ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरे बर्तन के तली का ऊपर, मतलब उसकी गहराई, कोई किसी बाल्टी में अगर पानी भरे हों तो उसकी गहराई कम दिखता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी में दोस्तों किसी पानी में सिक्के के डाल देना, उसको ऊपरी सतह को देखने पर थोड़ा ऊपर उठाई देना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, प्रकाश का परिकिरण होता है दोस्तों जब प्रकाश वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण, जो धूल के कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, वही दोस्तों सूक्ष्म कण से टकराते हैं, जैसे धूल हुआ, धुएं हुआ, पानी की बूंदें उससे टकराता है, तो प्रकाश विभिन्न तरंग दैर्ध्य के साथ अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है, उसी को बोला जाता है परिकिरण। मान लीजिए दोस्तों ये कोई प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पर टकरा कर दोस्तों ऐसे 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 कुछ इस तरह से बिखर जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्रकाश का परिकिरण। उदाहरण क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे के संकेत का लाल प्रयोग किया जाना, सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय ये होता है। और टिंडल प्रभाव किस पर बेस है दोस्तों, प्रकाश के परिकिरण पर ही बेस है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण पर ही बेस है, जो कि कोलाइडर कणों द्वारा प्रकाश को फैलाता है। कोलाइडर कणों की साइज कितनी होती है, साइज की बात किया जाए, कोलाइडर कणों की साइज की बात किया जाए कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 नैनोमीटर से 1000
नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है कोलाइडर कण की साइज। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी का सभी क्वेश्चन जितना भी है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों पूछा गया है मनुष्य के जीभ के किस भाग में कड़वाहट का अनुभव होता है। मान लीजिए आप कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, तो कड़वाहट का अनुभव कहाँ पर होता है? आगे वाले भाग पर, पीछे वाले भाग पर, मध्य में, या फिर किनारों में, किस भाग पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछले भाग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पिछले भाग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पिछले भाग पर। अच्छा, मनुष्य का जो जीभ होता है दोस्तों, जो जीभ होता है इसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। ये पिछला भाग हो जाएगा, ये अगला भाग हो जाएगा, ये किनारे वाला भाग हो जाएगा, ये मध्य वाला भाग हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इसको डिवाइड किया गया है। तो किस भाग में कौन सा अनुभव होता है, किस चीज़ का स्वाद लिया जाता है, उन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है। जैसे दोस्तों पिछला भाग हुआ, पिछला भाग कड़वा के लिए, कड़वाहट के लिए पहचाना जाता है। अब मीठे के स्वाद के लिए दोस्तों अगला भाग जिम्मेदार होता है। और किनारे का भाग जो होता है वो खट्टे के लिए, खट्टापन का स्वाद जानने के लिए किनारे का भाग। अगला और पार्श्व भाग नमकीन के लिए, नमकीन का भाग होता है अगला और पार्श्व भाग। इसका पूर्ण रूप से डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। बिटर मतलब दोस्तों कड़वाहट के लिए, ये हो जाएगा दोस्तों नमकीन के लिए, ये हो जाएगा बिटर कड़वाहट के लिए, कड़वाहट के लिए, ये हो जाएगा दोस्तों नमकीन के लिए, नमकीन के लिए, ये हो जाएगा दोस्तों खट्टा के लिए, खट्टा के लिए। आगे वाला हो जाएगा दोस्तों किसके लिए? आगे वाला हो जाएगा मीठा के लिए, मीठा के लिए। दोस्तों याद रखिएगा इसमें टोटल 4 चीज़ों के बारे में पूछता है जीभ से। ये चारों के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह भी क्वेश्चन दोस्तों लगातार 2024 में टेक्नीशियन में ही लगातार 2 बार पूछा गया था। और दोस्तों अगर रेलवे की बात करें, ये वाला क्वेश्चन नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 के बाद से कम 30 बार वो क्वेश्चन पूछा गया होगा, 30+ बार। तो दोस्तों इसमें पूछा गया नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, मतलब मेल बॉडी में कौन सा पाया जाता है? इसमें से मेल बॉडी में कौन सा पाया जाता है? तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करता है, ये तो बिल्कुल सही है। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में से, ये दोस्तों गलत है। वृषण उदर गुहिका में स्थित होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, नहीं दोस्तों बिल्कुल ये कम तापमान की आवश्यकता होती है। शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब कितना होता है दोस्तों? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है शरीर के तापमान से। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाल रंग का प्रकाश जो है कोहरे या धुएं से क्या प्रकटित होता है, मतलब कितना प्रकटित होता है? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कितनी होती है? तो प्रकटित की बात किया जाए तो प्रकीर्णन दोस्तों सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है प्रकीर्णन। इसमें प्रकीर्णन की बात किया जाए तो सबसे कम होता है, जितना भी श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरता है सबसे कम प्रकीर्णन होता है। और दोस्तों इसकी तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ये इसको याद रखिएगा। तो सबसे कम और सबसे अधिक ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम और सबसे अधिक। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो हो जाएगा दोस्तों वायलेट। और सबसे ज़्यादा
तरंग दैर्ध्य की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य हो जाता है दोस्तों रेड का, मतलब लाल का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का ही होगा। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जिसमें होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, और जिसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिसमें प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बोला गया है लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से आप लोग देख सकते हैं, यह कोई प्रिज्म है, यह कोई प्रिज्म है, यह कोई प्रिज्म है। यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है, श्वेत प्रकाश जा रहा है। ये 7 रंगों में टोटल डिवाइड हो जा रहा है। टोटल दोस्तों ये 7 रंगों में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट 7 रंगों में ये डिवाइड हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में विव ग्योर नाम से जाना जाता है। VIBGYOR। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, VIBGYOR। सबसे नीचे होता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। यहाँ पर सीरियल वाइज आप लोग देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो सबसे नीचे होता है इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा, और जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये सातों रंग से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप लोगों का लगभग, आप लोगों का अगर कोई भी एग्जाम, अगर आप SSC का या फिर रेलवे का, RRB का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाता है। 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देखते हैं तो पूरे वीडियो से दोस्तों लगभग 2 से 3 नंबर आप लोगों का, 2 से 3 नहीं, लगभग 4 नंबर दोस्तों आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों पूछा गया किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है? किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है? क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था दोस्तों, तो इसलिए सही कर रहे थे। बोला गया किसी समांगी विलियन के कणों का साइज कितना होता है। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, रेलवे और SSC में हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो दोस्तों ये व्यास में कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है इसका साइज समांगी विलियन का, 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसको याद रखिएगा दोस्तों। बात किया जाए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक कोलाइड, दूसरा निलंबन। कोलाइड का साइज होता है दोस्तों 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर कोलाइड का साइज। और दोस्तों निलंबन का साइज जो होता है, निलंबन का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर नीचे डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है मिश्रण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और दोस्तों यहाँ पर विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? संरचना, पूरे मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, चीनी या नमक का पानी में घुलना, हवा, पीतल भी दोस्तों एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण के उदाहरण नमक या चीनी पानी में घुलना, हवा भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब इसका साइज की बात किया जाए तो 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 नैनोमीटर के बराबर है। इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। बात किया जाए विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक कोलाइडल और दोस्तों निलंबन। कोलाइडल और निलंबन। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक कोलाइडल है, यहाँ पर दूसरा निलंबन, विषमांगी मिश्रण। तो कोलाइडल के आकार की बात करें 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 नैनोमीटर। और विषमांगी निलंबन मिश्रण की बात करें 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा इसका साइज होता है। इसका दोस्तों उदाहरण की बात करें कि उदाहरण में हो जाएगा धुआं, उसमें हवा था, इसमें धुआं, कोहरा, जेली और दूध है। ये सभी दोस्तों कोलाइडल के उदाहरण हैं। ये दोस्तों उदाहरण नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन।
और दोस्तों निलंबन का उदाहरण है पानी में रेत, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल, पानी में रेत, पानी में चाक का घुलना विनग्रेट, और दोस्तों पानी में आटा का घुलना, ये सब हो जाएंगे निलंबन का उदाहरण। निलंबन का उदाहरण इसको भी दोस्तों आप लोग इसमें शॉर्ट लेकर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से कौन सी गैस मुक्त होती है? क्वेश्चन तो दोस्तों आसान है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस मुक्त होती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। एसएससी में भी आया था दोस्तों और रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया था। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में मुख्य रूप से पर्णमध्योतक मेसोफिल ऊतक जिम्मेदार होता है। इस ऊतक के अंतर्गत पैरेनकाइमा ऊतक होता है। इसमें दोस्तों पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि दोस्तों सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्लोरोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। और अगर बात करें दोस्तों क्लोरोप्लास्ट किस में मौजूद होता है, तो क्लोरोप्लास्ट ये हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन काइमा में ये मौजूद होता है। पैरेनकाइमा मुख्य रूप से ऊतक होता है, मुख्य रूप से इसके अंदर क्लोरीन काइमा और दोस्तों क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके डायग्राम के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश दोस्तों किसी पत्ते पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सूर्य के प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेता है वातावरण से, और क्लोरोफिल होता है। इस घटना को क्लोरोप्लास्ट घटना होता है। क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पत्ती का हरा होना होता है। क्लोरोप्लास्ट घटना होता है, और इस घटना को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश का संश्लेषण। इस घटना को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश का संश्लेषण। प्रकाश का संश्लेषण में दोस्तों ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मेशन होता है शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो शुगर और भोजन का फॉर्मेशन होता है। अब भोजन को संग्रहित कौन करता है? तो फ्लोएम नामक ऊतक होता है दोस्तों। फ्लोएम नामक एंजाइम होता है जो कि भोजन का संग्रहण करता है। और जाइलम नामक एंजाइम होता है जो कि दोस्तों जल का संग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में लगातार 2 बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र C2H5OH। एथेनॉल C2H5OH। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को दोस्तों इतने डिग्री 443 केल्विन पर गर्म करने पर क्या क्या बनता है? एक होता है दोस्तों एथीन बनता है, एथीन बनता है, प्लस दोस्तों जल H2O। एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। एथीन का सूत्र होता है C2H4। ये किस ग्रुप का है? तो ये ग्रुप की बात किया जाए तो दोस्तों एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप का। किस ग्रुप का है? एल्कीन ग्रुप का ये सदस्य है एथीन, एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। आप लोग नीचे डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, बोला गया दोस्तों एथीन इसका आंसर हो जाएगा। जब एथेनॉल C2H5 होगा, C2H5OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ 443 केल्विन लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन अपक्रिया होती है। जिस अपक्रिया में दोस्तों एथेनॉल के जो अणु है जल का एक अणु निकल जाता है, एथेनॉल से जल का एक अणु निकल जाता है, मतलब H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और एथीन का निर्माण होता है। एथीन दोस्तों किसका ग्रुप है? तो एल्कीन का सदस्य है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CnH2n।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।